Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो ये है हमारा क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितने भी हम लेक्चर्स करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन सब की PDF आपको वहाँ पे मिलती है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है उसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम ये इसको पढ़ क्यों रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ होता कहाँ पर है। देखिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और ग्राफिकली हम वैल्यूज़ निकालते हैं कि x और y की हमारी वैल्यूज़ क्या होती है। लेकिन वो जो ग्राफिकली मेथड है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और साथ में वो मेथड सिर्फ वहीं यूज़ हो सकता है जहाँ पे हमारे पास x y की वैल्यूज़ जो है होल नंबर में आएगी। अगर x y की वैल्यू कभी डेसिमल फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए या फिर आपकी इरेशनल फॉर्म में आ जाए, मतलब रूट के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, सपोज करिए √7 करके कुछ वैल्यूज़ आ गई, या अगर आपके पास कुछ फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाए इस तरह से, तो इन नंबर्स को प्लॉट करना और इन नंबर्स की वैल्यू ग्राफ से निकालना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए ग्राफिकल मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है और इतना कन्वीनियंट भी नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको यूज़ करके हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वैल्यू को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि इसका यूज़ क्या होता है। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क कैसे करता है। देखिए, एज द नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी की वैल्यू कहीं पे सब्स्टिट्यूट करनी, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे डालनी है, सिंपल। तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर हमें समझना हो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, तो सिंपल है कि टेक द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट इन अनदर इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू ली और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने NCERT की ही। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 NCERT की। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 7x - 15y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन x + 2y = 3। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको 2। अब हमें करना क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टेप 1 कि हमें इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लेना है और उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। चाहो तो आप फर्स्ट इक्वेशन को भी ले सकते हैं और उसमें से भी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन का कोई भी एक वेरिएबल ऐसा है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो उस केस में उसी इक्वेशन को पकड़ना। उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करने में इजी हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जैसे अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, इसमें से ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका जो वेरिएबल x है इसका कोफिशिएंट है 1, तो हम इसको ध्यान रखेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2 दैट इज x + 2y = 3, हम इसमें से x की वैल्यू ले लेते हैं। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकलेगी, 3 - 2y, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो x की वैल्यू निकली है इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है अनदर इक्वेशन में। जिस इक्वेशन से वैल्यू लेनी उसमें नहीं, उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसको हम नाम दे देते हैं 3। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट the value of x from 3 in फर्स्ट इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये चीज़ डाल देनी है। तो 7 × x की जगह हम लिखेंगे 3 - 2y - 15y = 2, बाकी सब एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए हमने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया था तब हमारे पास वेरिएबल्स थे दोनों इक्वेशंस में। अब इसमें वेरिएबल है एक, तो जब एक वेरिएबल होता है तब तो आपको वैल्यू फाइंड करना आसान होता है ना।
तो बस यही हमारा मेन मोटिव होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल एक ही रह जाए ताकि हम इजीली उसको फाइंड कर सकें। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ अगर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, अब ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है क्योंकि ये किसी वेरिएबल के टर्म्स में नहीं है, ये आपका कांस्टेंट ही वैल्यू है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको आप x की वैल्यू में पुट करिए ताकि आपकी x की भी एक वैल्यू आ जाए, क्योंकि अभी तक आपका जो x था वो y की टर्म्स में था, हमें चाहिए कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू मिली है y की। तो हम अब पुट करते हैं y इज इक्वल टू 19/29 इन थर्ड। तो x हमारा आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19/29। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाता है x इज इक्वल टू 49/29। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से पता चल गया कि हमारे पास x है 49/29 और y है हमारा 19/29। ठीक है, तो अब हमने ये सॉल्व कर लिया। अब आप सोचिए अगर इसी इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली फाइंड करना होता तो कितना मुश्किल होता, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 49/29 और 19/29 है। इन वैल्यूज़ को आप ग्राफिकली निकाल ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा और वो भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चलेगी हमें। इसलिए ग्राफिकल मेथड की जगह पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना पड़ता है जब हमारे पास आंसर्स कुछ इस तरह से हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा इसको करना कैसे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने एक और सेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए, 2 इक्वेशंस लिए लीनियर, इनको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले तो हमें इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए और उसका वेरिएबल की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2y। ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं 3। ये जो हमें x की वैल्यू मिली है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2। 3 x की जगह हमें डालना है 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये आपका आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू आपकी आ गई 20/10, दैट इज y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब ये जो आपकी y की वैल्यू है इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, जहाँ से आपने x लिया उसी से। तो हम करेंगे अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 इन 3। थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह पे आ जाएगा 2, दैट इज x इज इक्वल टू 4। तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई, सिंपल। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। हमने ये दोनों इक्वेशंस को, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमने x और y की वैल्यू निकाल दी है, और वो भी कितनी जल्दी निकल गया। ग्राफिकली अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम पहले इन इक्वेशंस में से कुछ वैल्यूज़ लेते और फिर उसको प्लॉट करते ग्राफ से और फिर देखते वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क कैसे करता है। अब यूनिक सॉल्यूशंस के केस में जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाती है आप उसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं वही x और y की वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में पुट करके। तो अगर आप x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 को पुट करते हैं आपकी गिवन इक्वेशंस में,
दोनों में से किसी में या दोनों में पुट करके देखिए तो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आता ही आता है। तो अगर इक्वल आ जाता है, वेरीफाई कर हो जाता है, तो इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन फाइंड किए हैं वो आपके सही हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसके 3 सिनेरियोस बनते हैं। फर्स्ट सिनेरियो वो जहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल परफेक्ट है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू एक ही निकल रही है, 4 और y की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन का सेट। सेकंड सिनेरियो होता है जब हमारे पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ग्राफिकली अगर हम देखें तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मतलब हमारे पास जो लाइन्स होती है वो कोइंसाइड करती है। अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे पता चलता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर बाद में देखेंगे कि थर्ड सिनेरियो हमारा, जिसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है, मतलब एक भी वैल्यू नहीं निकलती, नहीं होती उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस एग्जाम्पल से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर बाद में देखते हैं हमें इससे क्या क्या समझ आ रहा है। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस दी हैं, इसको सबसे पहले तो हम नंबर दे देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है इन टर्म्स ऑफ सेकंड और उसको सब्स्टिट्यूट करना है अनदर इक्वेशन में। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट 2x + 3y = 9। अब इसमें से आपकी इच्छा, आप x की वैल्यू निकालना चाहो या y की वैल्यू निकालना चाहो, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू ले लेते हैं। 2x = 9 - 3y, x = 9 - 3y / 2। इसको दे देते हैं नंबर 3। अब ये वाली जो वैल्यू है x की, इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 4 × x की जगह आप डालेंगे 9 - 3y / 2 + 6y = 18। ये आपका आ जाएगा 4 × 9 - 3y / 2, और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, + 6y = 18। तो ये आपका 2 जो है ये ब्रैकेट ओपन होगी तो मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 9 × 2 = 18 - 3 × 2 = 6y + 6y = 18। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो 6y और 6y है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये आपके पास आ जाएगा 18 = 18। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, और अगर हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम x की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो आपका 18 = 18 आ रहा है, क्यों ना हम इसको इस तरह से लिखें, 18 + 0y = 18। ठीक, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 डालती हूँ तब भी मेरा 18 = 18 आएगा, क्योंकि कुछ भी वैल्यू डालूँ, 1 डालूंगी तब भी 1 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा ये पूरा। y की वैल्यू अगर 2 डालती हूँ तब भी 0 आ जाएगा ये पूरा। 3 डालूंगी तब भी 0 आता है। मतलब हम y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ डाल सकते हैं और तब भी आपकी इक्वेशन तो सेम रहेगी, 18 = 18 ही रहेगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि y की एक यूनिक वैल्यू नहीं है, y की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ है, मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और अगर y की में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो y की वो वैल्यूज़ को जब आप इसमें पुट करेंगे तो x की भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। एक बार जब आप y को 1 यहाँ पे पुट करेंगे तब x की वैल्यू कुछ और आएगी, 2 पुट करेंगे तो कुछ और आएगी, 3 करेंगे कुछ और आएगी। तो मतलब y की जितनी इनफाइनाइटली वैल्यूज़ हैं उस सब वैल्यूज़ पे x की भी उतनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसमें x और y की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी इक्वेशन इस तरह से बन जाए जहाँ पे आपका वेरिएबल ही गायब हो जाए, तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। ठीक है, इससे हमें ये चीज़ पता चली कि हमारे यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और इसको सिर्फ लर्न नहीं करना, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इसको हम इस तरह से लिख के कैसे समझ सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जब भी आपको इस तरह से बन रहा है तो उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, कि इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं और जब आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उससे आपकी इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y तो आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई है। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड थिंग कि इक्वेशन को देखकर आपको कैसे पता चलेगा। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और उसी में हमने देखा था कि रेशियोज़ जो होती है हमारी इक्वेशंस की, उनको कंपेयर करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी 2/4 बन रही है, दैट इज़ 1/2। ये 3/6 है, दैट इज़ 1/2। 9/8 है, दैट इज़ 1/2। तो हमारे पास ये यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ रही है। तो हम इसको देखकर भी बता सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने वाले हैं, और उसको हमने सॉल्व जब किया तब भी हमें ये चीज़ पता चली। थर्ड चीज़ कि अगर आपको रेशियोज़ भी नहीं देखनी तो सिंपल देखिए कि आपके पास एक इक्वेशन दी है 2x + 3y = 9, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो उसका जस्ट डबल है। मतलब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2x + 3y = 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये आपके पास 4x + 6y = 18 आ जाएगा। तो जब भी आपका इस तरह से कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसको देखकर ही आप बता सकते हैं कि आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी आपकी ये वाली, इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आप इक्वेशंस को देखकर भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन को अगर पूरा सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है तब भी आप कैसे बता सकते हैं अगर आपके पास इस तरह से कुछ सिचुएशन बन जाती है। अब देखते हैं अपना थर्ड सिनेरियो वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब ये है आपका एग्जाम्पल 7 ऑफ NCERT, जिसमें आपको दो इक्वेशंस दी गई है। इक्वेशन आपकी है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास ये कौन सा सिनेरियो बना रहा है। तो इसको सबसे पहले तो हम नंबर दे देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x जो है उसका कोफिशिएंट है 1, तो ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं। तो हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट x + 2y - 4 = 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म जो है इधर राइट हैंड साइड पर चल जाएगी, तो ये आपकी आ जाएगी 4 - 2y। ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 3। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 2 × x की जगह पे आप डालेंगे 4 - 2y + 4y - 12 = 0। इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 8 - 4y + 4y - 12 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास 4/4 तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसको देखकर सिर्फ मत बोलना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि आपका y ही नहीं है। इसको पूरा सॉल्व करो पहले। 8 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -4, और यहाँ पे 0 हमारा चलता रहा है, लेकिन -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह जो हमारा स्टेटमेंट है यही फॉल्स हो गया। इसका मतलब y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि जब हमने x को इसमें पुट किया हमारा ये जो पूरा इक्वेशन बन रहा है ये इक्वेशन ही सही नहीं है। इक्वेशन होता क्या है कि जब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, पर यहाँ पे -4 आ रहा है 0 के इक्वल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। -4 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारा कोई भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा नो कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर इसको मैं ग्राफिकली बताऊं कि ये कौन सा केस है आपका, तो ये केस आपका है पैरेलल लाइन्स का, क्योंकि पैरेलल लाइन्स की केस में ही आपका नो कॉमन सॉल्यूशन आता है। तो बस इनफाइनाइटली और पैरेलल के बीच में क्या डिफरेंस है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस में आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं रहता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। जबकि पैरेलल लाइन्स का केस मतलब नो सॉल्यूशंस का केस
में आपका इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हो पाता, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो ये जो आपका मेजर चेंज है इसको याद रखना। इसको भी अगर मैं आपको रेशियोज़ के फॉर्म में बताना चाहूँ तो अब इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है x+2y-4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x+4y-12 इज इक्वल टू 0। अगर आप रेशियोज़ को देखिए तो ये आपका a1/a2 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। ये आपका 2/4 दैट इज़ 1/2, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये 4/12 है दैट इज़ 1/3। तो इसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये आपका नो सॉल्यूशन का केस आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये पूरा सेशन यूजफुल लगे, समझ आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।